वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी के साथ रूबरू करवाने की कोशिश करूँगी, जो कि है स्टोरी ऑफ एवरी एस्पायरेंट। जैसा कि हम जानते हैं, हम एक विशियस साइकिल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। किसी न किसी स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, उसमें कहीं ना कहीं हम एकदम जकड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इसका आगे क्या होगा। पास्ट में हमने ऐसा क्या किया है कि हमें इतने फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हम इस विशियस साइकिल में हमेशा फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विशियस साइकिल सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक रे ऑफ होप उन्हें मिलता है और फाइनली वो उस साइकिल से बाहर निकल आते हैं। तो हमें भी उस रे ऑफ होप को समझना है, उसे देखना है, उसे परखना है और ख़ुद भी इस साइकिल से हमें निकल जाना है, ताकि हम अपनी लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट ईयर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट टाइम है, वो उस चीज़ों के साथ एंजॉय कर सकें जो शायद हमने सोची है, जो हमारे ड्रीम्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक एस्पायरेंट का एक अपना ड्रीम होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, किसी को बेसिकली पीओ का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, एसबीआई पीओ का। किसी को यूपीएससी बेसिकली क्रैक करना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनना है। तो सभी का अपना ड्रीम है, बट ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए वो जो मेहनत वाला जो फेज़ होता है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मोटिव यही है, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करना, एनकरेज करना कि आप बेसिकली गिव अप मत करो। ये जो पर्टिकुलर फेज़ है वो सभी लोगों के लिए कॉमन है, स्पेशली वो लोग जो अभी एस्पायरेंट हैं। कोई भी फील्ड ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एनी फील्ड, चाहे आप कॉरपोरेट में हो, किसी भी सेक्टर में हो, हर टाइम हमें एक ना एक स्ट्रगल ऑफ फेस से गुज़रना पड़ता ही है। और इस स्ट्रगल ऑफ फेस को जितना हम इंजॉय कर पाएंगे, उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसको एंजॉय नहीं कर पाए और अपने आप में इतना स्ट्रेस ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिससे किरदार हमको बहुत प्रभावित करते हैं। वो किरदार कहीं ना कहीं हमें अपने आप जैसे लगते हैं। उनका बताया हुआ हर एक शब्द, उनकी बताई हुई हर एक कहानी हम खुद से रिलेट करते हैं। और जब भी हम ऐसे कोई किरदार देखते हैं, या फिर मूवी के ज़रिए या अपनी रियल लाइफ के ज़रिए, तो हम उनसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। तो यही कुछ किरदार मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि हर वो बंदा जो इस चार दीवारी के अंदर बेसिकली कैद हो चुका है, हर वो पर्सन जो इस चार दीवारी के अंदर कैद हो चुका है, वो खुद पे ही खुद से क्वेश्चन करता है कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ये जो चार दीवारी है, ऐसा नहीं है हमें सिर्फ दुख ही दुख देती है, ये हमें खुशी भी देती है। कब? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम चाहते हैं कि अपनी खुशी को किसी के सामने व्यक्त ना करें। जैसे कि आपने खुद एज्यूम किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, जब आपको कुछ अच्छा सा देखने का मन करता है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, 3 घंटे की मूवी मैं मस्त लगाऊंगा, अपने रूम में बैठ के देखूंगा, स्नैक्स खाऊंगा, साथ में म्यूज़िक चल रहा होगा, एकदम एंजॉय करते हुए देखेंगे, बस कोई बेल बजा के डिस्टर्ब ना करे। तो ये वही चार दीवारी है जो आपको खुशी देना शुरू कर देती है। आप अपना पर्टिकुलर स्पेस एंजॉय करते हो, और आप उस 3 घंटे की मूवी को इतना अच्छे से एंजॉय करते हो कि आपके चेहरे की जो स्माइल होती है ना, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आप कितने खुश हो। जगह वही है, टेबल है, चेयर है, लैम्प है, चार दीवारी है और एक छोटी सी खिड़की है, बट फ़र्क इतना है कि दोनों ही टाइम पे माहौल कुछ अलग सा हो जाता है। एक समय जहाँ आपको खुशी मिलती है इस चार दीवारी के अंदर, वहीं दूसरे समय जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, लाइफ किस मोड में जा रही है, खिड़की के पार वाली जो ज़िंदगी है, जब आप देखते हो नीचे एक बिज़ी रोड है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो कोई गिर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप जब उस
जगह में बैठ के देखते हो तो आपको बहुत उदास होते हो, बहुत स्ट्रेस होता है कि ये लाइफ क्या है, कब मैं इस चार दीवारी से बाहर निकलूँगा। तो मेरा ये स्टोरी को बताने का सिर्फ यही पर्पस है कि हमें अपना दिखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ पूरी तरीके से गलत नहीं होती। हाँ, किस सर्कमस्टांसेस में हम उसको देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या चीज़ है। इसीलिए हमेशा हमें बैलेंस रहना है। अगर हम उस चार दीवारी के अंदर हैं, भले ही हम कैद हो रखे हैं, बट हमें खुद को इंस्पिरेशन देनी है कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्पेस है बहुत लोगों को तो मिलता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी सड़क के किनारे किसी स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, इतना बिज़ी आसपास का माहौल है फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर से स्कूल तक का सफ़र एक पहाड़ी चढ़ के तय कर रहे हैं, तब जाके उनको वो माहौल मिल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो धूप में बैठे हैं, बरसात में बैठे हैं, फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे किरदारों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो खुद का किरदार है वो हमें और ज़्यादा प्रभावित करेगा कि नहीं, भले ये चार दीवारी हमें आज दुख दे रही है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट भी है। मुझे एक ऐसा स्पेस मिला है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई वो पर्सन नहीं है जो मुझसे रोज़ रोज़ सवाल पूछ रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। एक समय से मुझे खाना मिल रहा है, बिजली है जिससे मैं पढ़ पा रहा हूँ, बोरिंग ना फील हो उसके लिए मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं। ऐसा नहीं है कि आप एस्पायरेंट है तो सिर्फ आपको स्टडी बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, फिक्शनल हो चाहे वो नॉन फिक्शनल हो। बस आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ये चार दीवारी हो, चाहे वो किताबें हों, कोई भी मटेरियल हो, कोई पोस्टर हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमें खुद को इस तरीके से बनाना है कि हम जितना मर्ज़ी इस पर्टिकुलर विषय साइकिल में फंसे रहें, हमें खुद को हमेशा इससे बाहर निकालने की कोशिश करनी है। बट मेन चीज़ प्रॉब्लम यही है कि हम इससे बाहर निकले कैसे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हर बार हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज प्रॉब्लम को समझना सबके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते कि भाई वो क्यों फेल हो रहे हैं, कहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, किस पर्टिकुलर स्टेज को वो क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप उनसे एक स्टेप आगे हैं। आप खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उनसे एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। अब मेन चीज़ है, जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसको कैसे हम सुधारें। कि जो वर्ड है ना इम्प्रूवमेंट, ये बहुत ही सिंपल लगता है, ईज़िली लोग बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ों में इम्प्रूव करो। जैसे कि आप जानते हो, बचपन से ही देखो, आप अपने जो स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ एंड देन प्रिपरेशन लाइफ, हर बार आपने इम्प्रूवमेंट ही किया है। जब आप बेसिकली केजी में होंगे तो आपको कुछ लेटर्स लिखने नहीं आते होंगे, तो टीचर्स आपको होमवर्क देती थी कि नहीं आप इस लेटर को 5 बार लिखो, ठीक है, आप इम्प्रूव करो। फिर आप थोड़ी बड़ी क्लासेस पे गए, आपको रीडिंग नहीं आती थी तो आपको रीडिंग इम्प्रूवमेंट बोला जाता था। आपको मैथ्स नहीं आती थी, आपको टेबल्स लर्न होते थे तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलते थे। तो इस तरीके से आपने स्टेज बाय स्टेज जो भी अपनी एजुकेशन हासिल की है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपने एक दिन में उसको अकम्प्लिश कर लिया हो। एक दिन में कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो कोई एक्सेप्शनल पर्सन ना हो। तो क्योंकि हम सब एक नॉर्मल पर्सन हैं, हमारी स्टेजेस सबकी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही चलती है, तो बहुत ही लाजमी है कि हम एक गिरे एंड देन उठ के वापस से खड़े हो जाएं। तो जो इम्प्रूवमेंट शब्द है, उससे जो हम रूबरू हुए हैं वो बहुत पहले ही हो चुके हैं। तो आज इस पर्टिकुलर फेज़ ऑफ जर्नी में जहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वर्ड हमारे लिए इतना अनयूजुअल नहीं लगना चाहिए, इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमने पूरे स्टेजेस ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट ही करी है। ना सिर्फ एक एक्सपेरेंट ने, इवन आप देखोगे आपके घर में जो भी पर्टिकुलर मेंबर है, चाहे आपकी मम्मी हैं, उन्होंने मान लो आज कोई डिश बनाई, उनको पसंद नहीं आए तो उन्होंने फर्दर उसको इम्प्रूवमेंट किया कि भाई आज मैं इस तरीके से बना के दिखती हूँ। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहता है।
और ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, यही कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कि हम आगे चल के और ज़्यादा सक्सेसफुल हों। बिकॉज़ ये इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा तो इंसान की लाइफ एकदम स्टिल हो जाएगी। जैसा चल रहा है वैसे ही खुश रहोगे, कुछ मतलब कुछ सही है गलत है वो कभी क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है इससे अपनी दोस्ती कर लो, क्योंकि जब मोमेंट आपने इससे दोस्ती कर ली आपको रोज़ इसके साथ मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप रोज़ खुद को अपने कल से बेहतर ही बनाओगे। जिस तरीके से आप कल थे डेफिनेटली आप आने वाले समय में उससे और ज़्यादा बेहतर बनते हुए नज़र आओगे। सो इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेप में देखेंगे। बट अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स होती क्या है, एक एक्सपायरेंट की लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो टाइम शेड्यूल है पहले तो वही क्लियर नहीं है। मतलब सबसे पहले जब आप उठते हो, जब एक मॉर्निंग का टाइम होता है, कहते हैं बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी चीज़ के लिए। पहले के टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि थे आप देखोगे सब के सब मॉर्निंग में ही अपनी प्रार्थना किया करते थे। इवन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो खुद हमेशा जब भी वो विलेजेस एरिया में रहते थे तो वो खुद जल्दी उठ जाते थे। तो जल्दी उठने का जो परंपरा है ये हमारे एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है और ह्यूमंस इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हैबिचुअल है। बट आज की बिज़ी लाइफ में जहाँ हमारा सोने का टाइम कुछ और है, उठने का टाइम कुछ और है, फिर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस का सबसे पहला रीज़न है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना हो कि भाई मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो स्टार्टिंग का पॉइंट आपका यही है कि आपका उठने का टाइम बेसिकली सही नहीं है, ना ही सोने का टाइम सही नहीं है। ऑब्वियसली आप जब टाइम से सो गए नहीं तो टाइम से आप उठ नहीं सकते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो है टाइम। अब टाइम आपको इस तरह से बनाना है कि भाई कुछ लोग हैं जो 3 बजे उठ के कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ लोग 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ 6 बजे। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना जो टाइम है वो बस फिक्स कर लेना है। हाँ, हो सकता है कि आप जो 365 डेज़ में से कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पे आप वीक महसूस कर रहे होंगे, थके होंगे, बीमार होंगे, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हो कि भाई उस दिन मैं 6 बजे उठ गया। बट ऑलमोस्ट उसके बाद जितने भी डेज़ हैं कोशिश करनी है कि एक टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपना जिस तरह से रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए और उस टाइम को रेगुलरली हर एक डिसिप्लिन के साथ आपको उसी टाइम पे उठना है। द मोमेंट आपने अपना डिसिप्लिन बेसिकली बना लिया, द मोमेंट आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया, आप देखोगे आपका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है ना वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज हम लोगों की आदत होती है कि जब हम कोई भी चीज़ शुरू करने जाते हैं ना, वो अगर सही समय पे शुरू हो गई ना तो हमें एक अंदर से अलग ही खुशी मिलती है। बट अगर उसे शुरू करने में ही हमारी बहुत देरी हो गई है, अच्छे से नहीं हो पाए, तो हमारा एनजाइटी लेवल बढ़ जाता है। हम एकदम सोचते हैं कि ओ माय गॉड अब कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। कि टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको खुशी भी दे सकती है और साइमल्टेनियसली आपको स्ट्रेस भी दे सकती है। खुशी कब देगी, जैसे मान लो आपको किसी जगह पहुंचना है, आप वहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच गए हो तो आपको कितना रिलैक्स फील होगा कि अरे यार मैं तो समय से पहुँच गया हूँ, अब कुछ चिंता नहीं है, आराम से सारा काम हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जो आसपास के लोग हैं जिससे आप मिलना चाहते हो वो भी खुश हो जाएंगे। वहीं आप अगर मान लो 10 मिनट लेट हो गए तो आप पूरे रास्ते भर एकदम चिंता में रहोगे कि यार अब तो मैं 10 मिनट लेट हो गया, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अब क्या होगा, ये कौन क्या बोलेगा मुझे, कोई मुझे रिस्पॉन्सिबल बोलेगा, कोई बोलेगा ये बहुत ज़्यादा वैसे पर्सन है, टाइम मैनेज नहीं करता, ये नहीं करता। तो मतलब किसी ने कुछ अभी आपको कहा नहीं है, अभी आप उस बेसिकली प्रोसेस में चल रहे हो, आप अभी भी इस जर्नी में चल रहे हो और उसी 10 मिनट लेट की वजह से आपने अपने अंदर इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बना ली हैं कि द मोमेंट आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचोगे आप ऑलरेडी आपका ब्रेन एकदम ड्रेन आउट हो चुका होगा। अगर वो इवेंट अगर खुशी का भी होगा फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही होगी, एक एंजाइटी सी होगी। तो वही चीज़ है, टाइम एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा फीचर है या फिर कितना रिलीफ फीचर है कि अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया ना आपकी लाइफ की कम से कम 1/4 प्रॉब्लम जो है बेसिकली सॉल्व हो जाएगी। तो यानी कि आपने सबसे पहले अपना टाइम जो है उसको एकदम शेड्यूल करना है, कब आपने उठना है, फिर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज का टाइम अलॉट करना है। कोशिश करना है कि मॉर्निंग में 1 से 2 घंटा तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर रखें। एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग, मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग, योगा करते हैं, जो भी आपका टाइम है उसको आप बेसिकली रखें अपने टाइम शेड्यूल के अंदर। उसके बाद अपना दिन स्टार्ट कीजिए। प्रॉपर आपको ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच होना चाहिए, डिनर आप चाहे तो कुछ लोग स्किप कर लेते हैं बट लाइट डिनर हमेशा रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने दिन का जो
शेड्यूल है वो आप बनाइए और अपने टेबल के सामने उसको रख दीजिए, ताकि इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ, तो शेड्यूल सामने रहेगा ना, तो एक गोल सामने रहेगा, आप उससे भ्रमित नहीं होंगे। अब सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो ये चीज़ है कि मैं अब करूँ क्या। अब भले ही आपने 4 बजे का अलार्म लगाया था, प्रॉब्लम हुई 4 बजे उठने में, क्योंकि अलार्म पे बजते गए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप एक अलार्म में ही उठ जाओगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो अलार्म चाहे 1 बजे 2 बजे या फिर बजता ही रहे पूरे दिन भर, फिर भी आपकी आँखें नहीं खुलेगी। अब देखो, अब मेन चीज़ ये है कि हमें गिल्टी कितना ज़्यादा होता है। एक अलार्म को आपने बंद कर दिया, ये सोचिए कि मैं 5 मिनट बाद उठ जाऊँगा, फिर दूसरा अलार्म बजा, फिर लगा कि भाई यार नहीं यार थोड़ा सा और सो जाता, अभी टाइम है। तो ये जो हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं अपने माइंड को, ठीक है, ऑब्वियसली अपने माइंड को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो कि भाई कोई नहीं ना, थोड़ा सा और सो जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, एक लेसन ही तो कंप्लीट करना ना, हो जाएगा, पूरा दिन है। तो ये जब अपने माइंड को इस तरीके से फीड करें ना, तो हमारा माइंड खुद जो है, जो इतना सिंसियर होना चाहिए था, वो ही खुद लेज़ी हो जाएगा। तो माइंड मान के चलो एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, एक ऐसा चाइल्ड है, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप उसे बोलोगे बैठ तो वो बैठेगा, अगर आप उसे बोलोगे खड़े होगा, अगर आप उसे बोलोगे एकदम चुप रहो शांत रहो तो शांत भी रहेगा आपके लिए। अगर बोलेगा कि नहीं मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे सोल्यूशन दो, तो आपसे सोल्यूशन भी देगा। तो एक ऐसा बच्चा है कि आप जैसे उसको ट्रेन करोगे ना, वो वैसे ट्रेन होता हुआ चले जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक मास्टर हो, आप उसके लिए एक मास्टर हो। मास्टर जिस तरीके से बच्चे को गाइड करेगा, बच्चा वैसा ही बनता चले जाएगा। अगर आपने उसको दिन में बेसिकली शेड्यूल बता दिया कि देखो भाई अब तुम्हें इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करना है, तो वो उसको फॉलो करेगा। बट अगर मास्टर ही वीक हो जाएगा, अगर मास्टर ही लेज़ी हो जाएगा, तो बेचारा बच्चा तो खुद लेज़ी हो जाएगा, वो भी एक्सक्यूज़ देने लगेगा कि अच्छा आपको सोना है तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए और सो जाइए, ठीक है, 10 मिनट बाद उठ जाना। तो माइंड इस तरीके से तो आपको इंडिकेशन देता है कि ठीक है 10 मिनट बाद तो फिर अलार्म बजेगा, फिर उठ जाना। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि आप एक मास्टर हो, आपके पास पूरी की पूरी कमांड है, और आप अगर मास्टर हो तो आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लो आप एज अ स्टूडेंट लाइफ अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो एक दिन के लिए आप जो है कोच बनो या फिर टीचर बन जाओ, और अपने सामने जितने भी बच्चे हैं उनको उस तरीके से गाइड करो जिस तरीके से आप चाहते हो कि मैं खुद को गाइड करूं। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपने आप के अंदर देखोगे कि जब मैं एज अ कोच बन के रहता हूँ, जब मैं एज अ टीचर बन के रहता हूँ, तो मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरे सामने इतने सारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर मुझे बनाना है। तो आप खुद इंश्योर करोगे कि सबसे पहले आप टाइम से पहुँच जाओ। अगर आप कोच हो, प्लेग्राउंड में बच्चे आने वाले, तो आप उनसे खुद 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे, ताकि आप सब कुछ चीज़ें मैनेज कर लो। फिर आप हर एक बच्चे को समझाओगे कि भाई कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ पे चीज़ों को आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो सोचो कितना डिफरेंस है। एज अ स्टूडेंट जब आप लेज़ी कर रहे हो, पर जैसे आप एक टीचर बन जा रहे हो, आप एकदम स्ट्रिक्ट बन जा रहे हो, आपका लेज़ीनेस एकदम गायब हो जा रहा है, आप एकदम पॉजिटिव हो, आप इंकरेज कर रहे हो लोगों को, आप उनको बता रहे हो कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे खेलना है, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि देखो आप जिस पर्टिकुलर फेज़ में हो, अगर आपको बहुत अच्छा कोच मिल जाए या टीचर मिल जाए जो आपको डेली आपको गाइड करे, डेली आपके सामने बैठा रहे, डेली आपको बोले कि भाई अब 1 घंटा हो गया हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते, अब आपको अब सेकंड सब्जेक्ट उठा लेना चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया है। बहुत लोग हैं जिनको ऐसे कोई ट्यूटर वगैरह मिल जाता है, बट ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हर एक सेकंड उनको गाइड करे, जो हर एक सेकंड उनका बेसिकली इम्प्रूव करने की कोशिश करे, तो उनको खुद ही अपना टीचर बनना पड़ेगा ना। क्योंकि कोई पेरेंट्स इतने कह सकते हैं इतना इम्प्रूव, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते बच्चों की स्टडीज़ में। तो यहाँ पे बच्चों का ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने लाइफ के खुद ही टीचर बने। द मोमेंट उन्होंने अपना टीचर का किरदार अच्छे से निभा लिया ना, तो उनका जो स्टूडेंट फेज़ है वो अच्छे से हो जाएगा। अब इसको एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ। जब हम बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियों का एक बहुत शौक होता है, जब वो छोटी होती है, लाइक 6-7 साल की उम्र की लड़कियाँ होती हैं, वो हमेशा जब भी स्कूल जाती है ना, अपने टीचर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। जैसे फीमेल टीचर हो गई कि किस तरीके से मैम एंटर कर रही हैं क्लास में, कैसे वो अटेंडेंस ले रही है, हमारा रोल नंबर रिकॉल करवा रही हैं, कैसे वो पढ़ा रही हैं, कैसे वो डांट रही हैं, हमारे स्पेलिंग्स में हमें वो कर रही हैं। तो ये सब देख देख के हमें इतना अच्छा लगता है लड़कियों को कि उस 6-7 साल की उम्र की छोटी सी बच्ची वो खुद घर में जब आती हैं,
तो खुद भी एक तरह से टीचर की तरह बिहेव करती है। वो एकदम से साड़ी वाड़ी पहन लेती है अपनी मम्मी की, एंड एक हाथ में एक स्केल रख लेती हैं, प्रिटेंड करती है कि भाई मैं टीचर हूँ, ऐसे से पढ़ो। भले आगे स्टूडेंट्स नहीं हैं बट इमेजिनेशन में उसके लिए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इस तरह से प्रिटेंड करने की कोशिश कर लेती है। तो जब हम एक टीचर के किरदार में होते हैं ना, तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए XYZ जिसे आप जानते ही नहीं हो, अननोन पर्सन है, वो खुद आपको बोले कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर आप बोलोगे अच्छा कौन सी प्रॉब्लम है, तो बोलेगा यार सबसे पहले तो मैं सही से उठ नहीं पाता। फिर आपको लगेगा अरे हाँ मैं भी नहीं उठ पाता। फिर वो बोलेगा यार मेरे पास इतना मटेरियल है बट समझ नहीं आ रहा किस मटेरियल से शुरुआत करूँ। हेल्थ इश्यूज़ अलग से चल रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, फैमिली के साथ अच्छे से मेरी बातचीत नहीं हो पाती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप मेरा बेसिकली इस तरह से हो रखा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब आप दूसरों के मुंह से सुनते हो और खुद उसको रिलेट करते हो कि भाई मैं भी तो उसी पर्टिकुलर फेस में हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा आपके पास आया है एडवाइस लेने के लिए। अब आप यहाँ पे जो भी उसको एडवाइस दे रहे हो कि देख भाई सबसे पहले तू अपना टाइम शेड्यूल ठीक कर, दूसरा रिलेशनशिप को भूल जा, 1-2 साल अच्छे से प्रिपरेशन कर, उसके बाद फैमिली से डे टू डे लेवल पे बात कर, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो। क्योंकि देखो फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इमीडिएटली आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर आप फैमिली को नहीं बताओगे और किसी XYZ पर्सन को बताओगे तो हो सकता है वो आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। तो इससे बेटर है कि आपकी फैमिली आपके हर एक स्टेजेस को समझे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा बोलते हैं कि यार फैमिली हमेशा आ जाती है रिज़ल्ट पूछने की, एग्ज़ाम हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज़ वो उनकी ड्यूटी है पूछना। अगर आप अपने जो प्रिपरेशन का फ़ेज़ है उसमें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखोगे तो वो आपके जो रिज़ल्ट जो भी आएगा ना उसमें कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उन्हें बताया कि हाँ आज मैं ये पढ़ा, मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद मैंने खाना खाया, ये किया, तो अपनी दिनचर्या जब आप उनसे डिस्कस करोगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ मेहनत तो बच्चा कर रहा है, ठीक है। फिर आप बताओगे एक दिन कि आज मैं थोड़ा सा लेट उठा, आज मेरा थोड़ा पढ़ने का मन नहीं था, थोड़ा सा मैंने मूवी देख लिया, तो यहाँ पेरेंट्स समझ जाइए कि हाँ भाई बच्चा अभी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे भले आपने मूवी देख ली हो बट पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे कि देखो बेटा आपका मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। हाँ 1-2 टाइम आप मूवी देख लो चलेगा, बट ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाओ। तो यहाँ पे जहाँ आप वीक थे थोड़ा सा ज़्यादा, आपके पेरेंट्स ने आपको पुश किया ये कह के कि बेटा आपको समझना पड़ेगा कि आपका मेन फोकस क्या है। आपने अपना हर एक चीज़ घर छोड़ के आप वहाँ पे जाके रह रहे हो, हम आपको कितना ज़्यादा आपको वो पे कर रहे हैं, आपका रेंट पे कर रहे हैं, इनकम इतना ज़्यादा, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो ये सब बातें जब पेरेंट्स अपने दिल से कहते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा जो थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी हो रखा होता है ना वो भी स्ट्रेट पाथ में आ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करो। पेरेंट को अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझो। हो सकता है कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो कोई और ऐसा पर्सन को आप अपने चाहे वो आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, अगर कोई फ्रेंड भी हो तो ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो सिर्फ आपका हाँ पे हाँ मतलब हाँ ना जो करे, आपको बेसिकली सोल्यूशंस भी दे कि भाई ठीक है तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है बट तेरा मेन गोल यही है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप स्ट्रांग हो, जो दिन आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, वहाँ पे कोई आपको लास्ट में आके इंकरेज कर दे कि वाह आज तेरा टाइम शेड्यूल देख के तो बहुत ही मज़ा आ गया, आज तूने इतना कुछ अनकम्प्लिश कर लिया है, वेरी गुड, अभी भी तुझे ऐसे ही करते रहना है। और जिस समय आपको वीक टाइम चल रहा है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, सुबह टाइम से नहीं उठा तो न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आज करने थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, सोचा कोई मूवी देख लो तो 3-4 घंटे उसी में निकल गए, एक्सरसाइज करना भूल गए। तो ये सारी चीज़ें जो साइमल्टेनियसली होती चली गई, तो कोई पर्सन होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर डे में आपको बताए कि भाई आज का दिन तूने निकाल दिया बट ये इसका सही था या नहीं था, आपको समझाएं कि क्या कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप मतलब ये जो पर्टिकुलर दिन है अगर हफ्ते में एक बार हो रहा है तो ठीक है, बट अगर हर 2 दिन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मूवी देखने का मन है, तो कोई ना कोई आपको होना चाहिए जो आपको गाइड करे, एक रियल डायरेक्शंस दे, ताकि आपको बेसिकली आपका जो टाइम जो है ना वेस्ट ना हो। प्रॉब्लम यही है हमारी लाइफ में कि हमारे आसपास इतने लोग हैं जो हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बट जो रियल गाइडेंस है ना, जो रियल कह सकते हैं जो हमें पाथ कोई दिखा सके, वैसा कोई पर्सन हमें मिल नहीं पाता है।
पहले तो कोशिश करनी है कि खुद अपना मास्टर बनना है, क्योंकि द मोमेंट जो कमांड है आपकी ऊपर आपके हाथों में खुद होगी तो आप खुद को अच्छे से गाइड कर पाओगे। सेकंड चीज़, हर एक पर्सन जैसे कि हम जानते हैं एक ना एक पॉइंट पे वीक हो ही जाता है, तो कोई ना कोई पर्सन की ज़रूरत पड़ती ही है कि भाई वो मुझे आके थोड़ा सा समझा दे। तो कोशिश करो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके पेरेंट्स होने चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस आप अपने भाई बहन को दे लो, एंड देन आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप दूसरों की प्रॉब्लम समझते हो, उसका सल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा लगता है, माय गॉड, उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम सेम थी और मैंने कितनी आसानी से उसको सल्यूशन बता दिया कि भाई देख, सबसे पहले तो तू समय में उठ जा, तो प्रॉपर एक्सरसाइज कर, अपना टाइम शेड्यूल बना, न्यूज़पेपर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मत दे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर, इस तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट्स को लेके चल, ज़्यादा रिसोर्सेज मत गैदर कर, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें। तो जब आप खुद जो कि इस लेवल ऑफ स्ट्रेस में थे कि आपको खुद कुछ नहीं हो पा रहा है, बट आप सामने वाले को एकदम गाइड कर रहे हो और वो बंदा एकदम खुश है कि ओ माय गॉड कितना अच्छा जो है बता दिया मुझे इस भैया ने, बट फिर आप घर में आके सोचते हो कि वाओ यार, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। बट प्रॉब्लम यही आती है कि आपको प्रॉब्लम का सलूशन भी पता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यानी आप सामने वाले से एक स्टेप ऊपर हो, फिर आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन भी जानते हो, तो आप उससे भी 2-3 स्टेप्स आगे हो। अब मेन चीज़ है इसको इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। यहीं पे आके जो है सारी की सारी चीज़ें एक सिमट सी जाती हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इम्प्लीमेंट कर लिया वो इस 4 दीवारी से बाहर निकल के अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला पाएगा, और जिसने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया वो इस 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह जाएगा। पहले 1 साल मेहनत करेगा, फिर नहीं निकला, फिर दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, और जिस तरह से हम जानते हैं यूपीएससी में 6 साल का यानी 6 अटैम्प्ट होते हैं, तो 6 साल कब इस 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाएंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सल्यूशन पता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि द मोमेंट इम्प्लीमेंटेशन आपका सही डायरेक्शन में हो गया, तो आप देखोगे कि कितना इम्पॉर्टेंट टाइम जो था आपका वो आपने सेव कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इम्प्लीमेंटेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, आप खुद देखो, जब आप पढ़ते हो कि भाई गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लेके आती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो स्कीम निकाली कि अब से हम लिटरेसी लेवल जो है हर एक पर्टिकुलर स्टेट में 90% बढ़ा देंगे, बट 90% बोलने से क्या लिटरेसी लेवल सच में हर एक स्टेट में 90% हो जाएगा? बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार। बट आपने एक टारगेट बना दिया, क्योंकि देखो, द मोमेंट आप अपने गोल को बड़ा नहीं रखोगे, अगर आपको बेसिकली मून में जाना है, आपने इतना बड़ा एम कर लिया कि अब मुझे मून में ही जाना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उतरोगे तो कम से कम एक स्टार में तो उतरोगे। मतलब आपको जो अपना एम है वो इतना बड़ा रखना है कि अगर आपका वो पूरा भी नहीं हो पाए तो उससे कम तो पूरा हो। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं 90% लिटरेसी रेट हर एक स्टेट में कर पाऊँ, बट इस पर्टिकुलर गोल के थ्रू वो कोई तो ऐसा स्टेट बनेगा जो सच में 90% पे आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे स्टेट होंगे जो 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे बट 80 तक पहुंच पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर रहे होंगे बट वो 50-60 तक तो पहुंच पाएंगे। तो ये जो ग्रेजुअल लेवल ऑफ सक्सेस होता है ना, ये आप अचीव कर पाओगे। तो वही चीज़ है, जब आप हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन ही इतना गलत है, और इम्प्लीमेंटेशन करता कौन है? जितने ब्यूरोक्रेट्स वही करते हैं। तो सोचो, आप एक एस्पायरेंट हो और आप ही कल को जो है ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, जो इम्प्लीमेंटेशन आज आप अपने रूम में बैठ के आपको करना है, और सिर्फ कितना इम्प्लीमेंटेशन करना है कि भाई मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं और अच्छे से अपना हेल्थ इंश्योर कर सकूं, सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। इसके अलावा आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई जॉब का प्रेशर नहीं है, आपको किसी रिलेटिव के यहाँ बार बार नहीं जाना पड़ रहा, कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग करने का कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, या फिर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। मतलब मेनली एक एस्पायरेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पेरेंट्स चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है, वो 2 ही चीज़ों में फोकस करें। पहला अपनी हेल्थ पे, बिकॉज अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप 10 घंटे बैठ के, 12 घंटे बैठ के, इवन 18 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप 1 घंटा भी बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक एस्पायरेंट से यही विनती है कि अपने पहले हेल्थ को अच्छे से रखो। द मोमेंट आपकी हेल्थ अच्छी है, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा। आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा, हमेशा आपको अच्छे अच्छे थॉट्स देता रहेगा, कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव फील करोगे।
भले ही जिस दिन आपने अच्छा दिन आपका नहीं गया, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ों में एंगेज रहोगे। तो हेल्दी माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आपको क्या होता है, जो आपके जो एक्सेस ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप टेबल चेयर पे बैठते हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई आपकी पॉलिटी की चल रही है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, अरे यार मेरे फ्रेंड को मैंने किताब देनी थी, अरे यार उसने तो उस मूवी का बारे में कुछ बताया था, अरे यार आज तो ये न्यूज़ आ गई है। फिर आप उसको सर्च करने में चले जाते हो। सो जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, आप सर्च और कुछ और कर रहे हो, तो जो 1 घंटा आपने पॉलिटी के लिए रखा हुआ था, वो 1 घंटा हुआ ही नहीं। आपने सिर्फ 10 मिनट पॉलिटी को पढ़ा, फिर आप कोई ना कोई चीज़ सर्च करने चले गए गूगल पे। अब गूगल जैसी चीज़ है कि आप एक चीज़ सर्च करने जाओगे, 10 चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। अगर आपको उसका इंटरेस्ट बन गया, तो फिर वो 10 मिनट कैसे आधा घंटा 1 घंटा में इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम खुद कर रहे हैं, और हमें सबकॉन्शियसली हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं, कि भाई 1 घंटा मुझे पॉलिटी को पढ़ना था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना था, बट एक पर्टिकुलर थॉट के कारण माइंड आपका इतना ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं रहा कि उसने एक थॉट आपके माइंड ने आपको दिया, और आप भी उसमें इतना ज़्यादा इंगेज हो गए कि जो मेन काम था आपका, आप उसी को भूल गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हर एक एस्पायरेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बेसिकली पढ़ रहे हो, तो किन जिन चीज़ों को आपको बेसिकली साइडलाइन करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर आप अपने इम्पल्स को अच्छे से कंट्रोल कर कर गए, तो आप अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि भाई जो चीज़ मैं चाहता था वो मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। बट अगर आपने ये जो आपके इम्पल्स हैं, जो आपका माइंड है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो इस इम्प्लीमेंटेशन पे आके जो है बेसिकली रुक जाती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई, येस, हमने एक पेपर, अगर मैं आपको A4 शीट दूँ और बोलूँ कि आपको अपनी जो है कम से कम 10 प्रॉब्लम लिख के दिखाओ, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बिकॉज डेली आप इस चीज़ों से रूबरू होते हो, डेली आपको पता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर मैं आपको एक पेज दूँ, बोलूँ कि आप सोल्यूशन लिखो, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, तो सोल्यूशन यही होगा कि भाई तुझे सुबह उठना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम है कि बेसिकली मैं पढ़ नहीं पा रहा, वो सोल्यूशन यही है कि भाई तू अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहा, तो ग्रुप स्टडी में पढ़ ले। अगर तुझे ऐसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो किसी वीडियो के थ्रू पढ़ ले। अगर खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी टीचर की हेल्प ले ले। तो प्रॉब्लम अगर आपको पता है, तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको पता ही है। अब मेन चीज़ है जो इम्प्लीमेंटेशन है, वहीं पे आके जो है हम फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक पर्सन, चाहे वो कोई मोटिवेशनल पर्सन हो, चाहे वो कोई टॉपर हो, कोई भी टीचर हो, या फिर कोई भी रिलेटिव हो, वो सब कुछ बता देता है कि भाई तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम कर सकते हो, क्या हो। बट उसे इम्प्लीमेंट करने में कैसे हमें बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो कोई हमें नहीं सिखाता। हर एक टॉपर आपको ये तो बोल देगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके नोट्स बना लो, आप इस तरीके से मैगज़ीन पढ़ो, उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, उस शॉर्ट नोट को 10 बार पढ़ो, इस तरह से करो। या फिर इस हर एक टॉपिक के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो हर एक टॉपर आपको बताएगा, जो कि जेन्युइन भी है। बिकॉज आप इनिशियली अगर मान लो लक्ष्मीकांत की 800 पेज की किताब को पढ़ते हो, तो आप लास्ट टाइम में उस 800 पेज को रिवाइज़ नहीं कर सकते। आपको उस 800 पेज के कंटेंट को कम से कम 20 पेज में तो लेके आना पड़ेगा। बिकॉज द मोमेंट आप उस पेजेस को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देते हो, आपका जो माइंड है ना, वो एकदम वो हो जाएगा कि यार मुझे तो कितना कम चीज़ें हैं जो पढ़नी है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट नोट्स, कि लास्ट मोमेंट में जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आता है, चाहे वो आपका प्री हो या मेंस हो, तो एक लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ना लाजमी है, क्योंकि भाई समय पास आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, बहुत ज़्यादा रिविजन करनी है। और उस टाइम पे अगर आपके माइंड को पता चल जाए कि भाई आपको 800 पेज नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 20 पेज ही पढ़ने लक्ष्मीकांत की, इस तरीके से हिस्ट्री के सिर्फ आपको 10 पेज ही पढ़ने हैं, या फिर इन्वायरमेंट के सिर्फ आपको 25 पेज ही पढ़ने हैं, तो माइंड एकदम फास्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास ना कम चीज़ें हों, तो ऑटोमेटिकली आप एकदम आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आपको जैसे पता चले कि भाई आपको एक शॉप से दूसरे शॉप जाना है, वो 2 शॉप के बीच में डिस्टेंस जो है सिर्फ 10 मिनट का ही है, तो आप देखो कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी यार, भागते भागते आप जाओगे, फिर भागते भागते वापस आओगे। बट वहीं आपको पता जाएगी एक शॉप यहाँ पे और दूसरी शॉप भाई साहब 2 घंटे की दूरी पे है, तो आप एकदम आराम 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 से चलते जाओ, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं, तो जितना मर्जी तेज़ भागो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, हमारा जो माइंड है वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हमेशा वो चाहता है कि उसके सामने कम बर्डन हो।
जितना कम बर्डन होगा, जितना ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड होंगी उसके सामने, वो उतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेगा, उतना अच्छे से वो आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने मान लो एक टेबल है जिस पर आप रोज़ बैठ के पढ़ते हो, और उसमें आज बहुत मैस हो रखा है, यहाँ पे कुछ खाना गिरा हुआ है, यहाँ पे किताबें हैं, यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे कुछ पेजेस पड़े हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा है। तो आप खुद देखोगे आपका माइंड आपको एंकरेज ही नहीं करेगा कि चल बैठ के मैं पढ़ता हूँ, कि उसको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसके सामने कोई चीज़ सॉर्टेड ही नहीं है। फिर आपका माइंड आपको बोलेगा देख भाई, तेरी पढ़ाई तभी होगी जब तू इस पूरे के पूरे मैस को क्लीन करेगा। फिर आप क्या करते हो, आप उठते हो, पूरा का पूरा टेबल साफ़ करते हो, बुक्स को एक जगह लगाते हो, पानी की बोतल को रखते हो, फिर पेजेस अपने सामने रखते हो। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं ना और एकदम सिंपल लगती हैं, देन माइंड कहता है ओहो अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब तू जो बोल मैं वो करने को तैयार हूँ। फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो और आप देखोगे आप बेसिकली अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हो। सिमिलरली जब आप ऑफिस में होते हो तो आप चाहते हो कि आपको ऑफिस का टेबल में ज़्यादा मेस ना हो, एकदम सॉर्टेड रहे। आपकी मदर हमेशा जब भी किचन में एंटर करती है तो आप देखोगे वो हमेशा किचन को साफ़ करती है, देन ही वो चूल्हे में जाती हैं, बिकॉज हर एक पर्सन को अपने आसपास साफ़ सफाई पसंद है और चीज़ें ऑर्गेनाइज पसंद है। जब भी हमारा माइंड इन ऑर्गेनाइज चीज़ों को देखता है वो एकदम उसकी जो कह सकते हैं ना स्पीड जो है ना एकदम बढ़ जाती है। फिर उससे तुम कुछ भी करवा लो वो आपको मिनटों में वो चीज़ करने को मजबूर कर देगा, ठीक है। और आप एक और चीज़ देखोगे, जब भी आप मॉर्निंग के टाइम पे यानी खासकर 4 AM से लेके 6 AM के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। हमारे जो बेसिकली जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं इन सब में भी लिखा हुआ है कि जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस टाइम पे आप कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश करोगे ना आपको मिनटों में याद हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक रात पहले आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे थे और आप इतना ज़्यादा ड्रेन थे कि आपको कुछ समझ ही ना आए, आप रीड करते हुए चले गए बट एक लाइन का मतलब समझ ना आए। अब उसी चीज़ को अगर आप मॉर्निंग में उठ के सुबह 4 बजे शुरू करते हो तो विदिन 5 मिनट आप उस पूरी लाइन का मतलब समझ जाते हो, वो टॉपिक क्या था आपको सब समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि जब आप एक फ्रेश माइंड में होते हो, जब आपका माइंड क्योंकि आपने देखो रात से लेकर मॉर्निंग तक के बीच में आपने मान लो 6 घंटे की नींद कंप्लीट कर ली, आपका माइंड एकदम फ्रेश है। और फ्रेश माइंड में आप जब अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करोगे या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही वो समझने की कोशिश करोगे, वो माइंड इतना तेज़ी से प्रोसेस करता है कि वो तुरंत उसको समझ जाएगा। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए, क्योंकि उस समय आपकी एफिशिएंसी एकदम 100% होती है। और जैसे जैसे आप रात होती जाती है आपकी जो बेसिकली जो कैपेसिटी है, जो लर्न करने की कैपेसिटी है वो एकदम 50% या फिर उससे भी कम में हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको हमेशा लर्निंग वाली चीज़ें हमेशा मॉर्निंग में करनी चाहिए। और जैसे 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 दिन ढलता रहता है वहाँ पे रात में आप चाहो तो प्रैक्टिस वाली चीज़ें रख लो, जैसे मैथ्स वगैरह हो गया। जैसे कि हम जानते हैं सीसेट आजकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको सीसेट में भी फोकस करना है। तो मैथ्स जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा माइंड का उतना ज़्यादा माइंड को उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है या फिर उतना ज़्यादा उसको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें आप रात में कर सकते हो। और शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाओ कि आप पूरे दिन में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बताया कि एक्सरसाइज हो गया है, फिर आपका बेसिकली खाना पीना हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है, उसके अलावा जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया वो आप अपना 1 घंटा रखो, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकॉनमी है, ठीक है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऐसे भी आप करो, एथिक्स करो, ठीक है। और मेनली सी सेट पहले लोग इग्नोर करते थे, एग्ज़ाम से सिर्फ 1 महीना पहले खोल के देखते थे, बट नहीं, जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए सी सेट भी होना चाहिए। तो पूरे दिन का शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि सी सेट को भी वहाँ पे एक स्पेस मिलना चाहिए प्रॉपर 1-2 घंटे का। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो मैथ्स में। अगर मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो सिर्फ 1 घंटा ही दे दो, बट देना ज़रूर है, बिकॉज द मोमेंट आप मैथ्स के टॉपर रहे हो फिर भी अगर आपने सी सेट डेली प्रैक्टिस नहीं किया तो हाई चांसेस है कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। अगर आपको लगता है कि सी सेट में आप बहुत ज़्यादा डम हो, बिल्कुल नहीं आता है समझ में, तो कोशिश करो टीचर की हेल्प लो या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स है ग्रुप है उसके साथ बैठ के पढ़ो। क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, 2-3 घंटे का टाइम अलॉट करो, उसके हिसाब से आप करो, ठीक है। तो यानी कि मेन गोल आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ है और पढ़ाई है। और पढ़ाई में भी आपकी चीज़ें देखो फिक्स्ड है,
पॉलिटी आपको पता है लक्ष्मीकांत से हो जाएगी। हिस्ट्री आपको पता है कि ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, पहले तो आप एनसीईआरटी कवर कर लो 6 से 12th की। उसके अलावा आप देखोगे RS शर्मा है वगैरह है, ठीक है। कोई और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है तो उसके नोट्स पढ़ लो। इकॉनमी के आपको पता ही है मृणाल सर के बहुत अच्छे नोट्स हैं। इन्वायरमेंट के लिए शिविन सर के बहुत अच्छे से नोट्स हैं। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सोर्स डिफाइन कर लो, उसी को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तब तक पढ़ते रहो जब तक वो चीज़ें आपकी टिप्स में ना हो जाएं। अब आपको कैसे पता चलेगा वो मेरे टिप्स में है नहीं? अगर मान लो आप सोए पे हो और मैं आपको उठाऊं और सबकॉन्शियसली माइंड में आपसे आपका माइंड एकदम जगा ही रहता है उस समय, और मैं पूछूं कि बताओ बेसिकली पॉलिटी में जो प्रेसिडेंट है उसको किस आर्टिकल में आता है, तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड उसका आंसर देना चाहिए, है ना। आप इतने हैबिचुअल हो जाओ उस पर्टिकुलर कंटेंट के, उस पर्टिकुलर नॉलेज के, कि आप भले ही सोए हुए हो बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फिर भी आंसर कर रहा है। तो इस लेवल का आपको पढ़ाई करना है। और ये लेवल ऑफ पढ़ाई किससे ज़्यादा ज़रूरत है? बिकॉज जब आप MCQ करते हो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर उसका क्या है। आप वहाँ पे जाके तुक्के नहीं मार सकते, वहाँ पे आप बेसिकली आप नॉर्मल गेस नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि भाई सही आंसर क्या है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेटेड गेस लेते हो। देखो दिस इज़ वेरी डिफरेंस बिटवीन द गेस एंड द कैलकुलेटेड गेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कैलकुलेटेड गेस में आप समझने की कोशिश करते हो कि बाकी जो आंसर है उसको कैसे आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने शेड्यूल में रखनी है, डेली प्रैक्टिस करना है और इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छे से करना है। द मोमेंट आपने हर अपने शेड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लिया, आप अपनी लाइफ की आधी बैटल जो है वहीं पे जीत जाओगे। और बाकी की जो आधी बैटल है वो जब आप डिफरेंट स्टेजेस को क्लियर करोगे, इंटरव्यू में पहुंचोगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर वो पूरी बैटल आपकी वहाँ पे फिनिश हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब आप लबासना में बैठ के इंटरव्यू दोगे और बताओगे कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी थी, कितने स्ट्रगल से आप गुजरे, कैसा कैसा आपने पेन सहा है, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी फेस करी और फाइनली आपने वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश करके आज आप एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट से आप एक सक्सेसफुल एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ है जो मैं चाहती हूँ ऐसे एस्पायरेंट जो फेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको स्टडीज़ के दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे एस्पायरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि अगर आपने अपनी जो जर्नी है UPSC की स्टार्ट कर दी किसी पर्टिकुलर स्टेज में, मान लो आप 25 ईयर्स के हो और आपने अभी सोचा है कि मैं इस पर्टिकुलर UPSC का अटैम्प्ट देना चाहता हूँ, तो मैं सभी एस्पायरेंट को यही कहूँगी कि अगर आपका मन है UPSC की तैयारी करने का और आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, तो आप पहला थोड़ा स्टेबिलिटी ले लो, इतना ले लो कि आप थोड़ा बहुत अपना जो बेसिक नीड है वो पूरा कर सको। क्योंकि द मोमेंट आप एक बार अपने UPSC की जर्नी स्टार्ट कर दी तो कम से कम फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट तो आपको एकदम दिल लगा के, कहते हैं ना, एकदम पूरा एकदम जान मान झोंक के वो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि उन 2 साल के अंदर फिर आपको कोई भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है। कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी UPSC की फील्ड में एंटर करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा सुपरफिशियल चीज़ों को देख के आते हैं कि वाह यार, टीना डाबी ने इतनी कम उम्र में जो है UPSC क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो ईरा सिंगल ने इस तरीके से UPSC क्लियर कर लिया। तो हम हमेशा जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हैं, ये नहीं सोचते कि उसके बाद जब हम एंटर कर जाएंगे तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में नहीं आती है। तो आपको पूरा का पूरा जो कहते हैं ना डाइसेक्शन, एक पर्टिकुलर जैसे कोई भी आप देखोगे डॉक्टर किसी पर्टिकुलर चीज़ का पूरा डाइसेक्शन करता है, क्या क्या चीज़ें हैं सब चीज़ें देखता है, तो वहीं आपको UPSC का पूरा डाइसेक्शन करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं UPSC की प्रिपरेशन चाहता हूँ तो मुझे पूरा 24 घंटा पहले तो अपना देना पड़ेगा UPSC को, ठीक है। कम से कम 1-2 साल अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि आपने जस्ट अभी स्टार्ट करो तो पूरा 1-2 साल अपना प्रॉपर जो है अपना UPSC को दो। बिकॉज अभी आपको फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, पूरा का पूरा NCERT आपकी कमांड में होनी चाहिए, फिर जो बेसिक बुक है उसका कमांड आपको होना चाहिए, फिर आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करना है, डेली आंसर भी लिखना है प्रॉपर तरीके से। अब देखो आंसर लिखने जब आप जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन में आप महारत हासिल कर लो। एक दिन में आप बेसिक जो है बेसिकली आंसर लिखोगे, आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बॉडी पार्ट में जो भी पॉइंट्स होंगे वो एकदम बेसिक होंगे, कंक्लूजन भी एकदम बेसिक होगा। बट ये जो जर्नी है बेसिक से एडवांस तक की, वो आपको हर दिन आपको देखने को मिलेगा, आपकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है।
एक टाइम ऐसा आएगा जब आप प्रॉपरली यूपीएससी के टाइप ऑफ आंसर लिख रहे हो, क्या अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो प्रॉपर कोड से शुरुआत कर रहे हो, कोई डाटा के थ्रू कर रहे हो। अगर बॉडी पार्ट में अगर कोई प्रॉपर पॉइंट लिख रहे हो तो आप उसको नॉर्मल पॉइंट लिख के नहीं छोड़ रहे हो, उसको कुछ जस्टिफाई कर रहे हो, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने पॉइंट को जस्टिफिकेशन दे रहे हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है ये लिख रहे हो। कंक्लूजन में आप एकदम वे फॉरवर्ड कंक्लूजन दे रहे हो, पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहे हो। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो एक दिन में बिल्कुल नहीं होती है। आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, देन आप उसमें देखोगे कि आप प्रॉपरली इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार आपको ऐसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। एथिक्स में अभी से आप कमांड कर लीजिए, बिकॉज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बिकॉज़ एथिक्स और ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टाइम आपको ऐसा लगता है बहुत कम है, क्योंकि इतना लेंदी पेपर होता है एथिक्स का कि टाइम आपको लगेगा सिर्फ 3 घंटे, और पेपर का लेवल ऐसा है कि मतलब 6 घंटे भी कम पड़ जाएँ। तो आपको इस तरीके से अब अपने आप को आपका माइंड इस तरीके से होना चाहिए कि आप उस 3 घंटे में वो जो क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट भी कर पाओ, और अच्छे से उसके जो है मार्क्स आपको मिल भी जाएँ, ठीक है। ज़्यादा भी आपको ओवर नहीं होना है कि भाई हर क्वेश्चन मुझे 10 में से 10 मिल जाए, 15 में से 15 मिल, नहीं। इतना आंसर लिखना है कि आपको औरों से 1 नंबर ज़्यादा मिले। बिकॉज़ और अगर 10 में से 5 मिल रहे हैं तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या लिख दूँ कि मुझे औरों से 1 नंबर ज़्यादा मिल जाए, 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। बिकॉज़ द मोमेंट आपको औरों से 1 नंबर ज़्यादा मिल गए तो ऑब्वियसली जो टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम होगा ही होगा, ठीक है। तो बस ये कोशिश करनी है, और कभी भी बेस्ट के पीछे नहीं भागना है कि मेरा आंसर जो है पहले ही दिन से बेस्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। बिकॉज़ इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप पहले दिन से ही बेस्ट लिखना शुरू कर दें, क्योंकि बेस्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, परफेक्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। आप पहले गंदा लिखोगे, फिर गंदा जो भी आपने लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा सुधारोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो कैसे बेहतर हो रहा है। तो बेस्ट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे माइंड में एक लेयर होती है जो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे अच्छा ही लिखना है, तो उस अच्छे के चक्कर में आप जो बुरा चीज़ है वो भी नहीं लिख पाते। तो कोशिश ये करो कि पहले आप बुरा लिखो, माइंड को बोलो कि नहीं मैं फर्स्ट डे लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा बुरा ही लिखूँगा, बट कल मैं इससे थोड़ा बेटर लिखूँगा। फिर आने टाइम पे जैसे मेरा एग्ज़ाम पास आएगा तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इतनी मेहनत करी है वो आंसर मेरा बेस्ट हो ही जाएगा अपने आप ही, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर को खुद ही इवैल्यूएट करो, खुद ही देखो क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने फ्रेंड्स से इवैल्यूएट करवाओ, या फिर आपने किसी कोचिंग में आप जाते हो वहाँ पे इवैल्यूएशन करवाओ। तो उनके जो इवैल्यूएशन के जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्वियसली जिसने आंसर चेक किया इवैल्यूएटर ने, उनके रिमार्क्स को आप जो है बेसिकली सीरियसली लो। अगर वो बोल रहा है कि आपने जो पर्टिकुलर कंटेंट है इसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू सब जो है बेसिकली शो कर सकते थे, तो उसकी बताई हुई बातों को आपको सीरियसली लेना है, बिकॉज़ वो पर्सन आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और द मोमेंट देखो, आंसर प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं कि आप नॉर्मल थ्योरेटिकली पूरा आंसर लिख दो, और एक वो आंसर होता है जहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाओ, एक फ्लो चार्ट बना दिया आपने, कुछ ऐसा कर दिया। तो टीचर्स जो होते हैं, एंड जब आप यूपीएससी का मेंस का आंसर लिखोगे तो वो भी ऐसे आंसर्स को अप्रिशिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन के भी इक्वल मार्क्स होते हैं। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा। नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने समझ ली हैं। फाइनेंशियल मैंने बता दिया आपको। अगर कुछ ऐसा है तो आप कोशिश करो कि 1-2 साल तो अपना अच्छे से फाउंडेशन क्लियर कर लो, बट अगर उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप जो है साइड बाय साइड कुछ प्लान बी लेके चलो। यानी प्लान बी इन द सेंस कुछ ना कुछ आप ऐसा एम्प्लॉयमेंट कर लो, कुछ ऐसे जॉब कर लो जहाँ पे आपको सिर्फ 6-7 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, बाकी के 6 घंटे आपको स्टडी पे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको कमाना भी है, साथ साथ आपका एम है यूपीएससी क्रैक करना, तो दोनों के बीच में बैलेंस करना उतना ही ज़रूरी है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि भाई मैं अपना यूपीएससी छोड़ देता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे कमाना ही है। अगर आप ऐसा करोगे फिर आपको लेटर स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि यार मुझे उस समय मेरे पास टाइम था, काश मैं ये कर लेता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। जो काश शब्द है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा लॉन्ग रन में। तो इससे बेटर है कि आज जो आपके पास समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बैलेंस करके चीज़ें लेके चलो। अगर आप किसी फैमिली लाइफ में हो, यानी कि आपका पूरा का पूरा आप मैरिड हो बेसिकली, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है कि यार ऑलरेडी मैं लोगों से पीछे हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है
तो अगर आप पूरे दिन के 3 से 4 घंटे भी निकाल पा रहे हो पढ़ने के लिए, वो भी इनफ है, बिकॉज़ वो 3 से 4 घंटे आप इतना इफ़ेक्टिवली पढ़ोगे कि आप बाकी लोगों से भी आगे निकल जाओगे। बट मेन चीज़ क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप भले ही जो है 24 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो, या फिर जॉब के साथ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको फैमिली है, बच्चों के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हर एक फेज़ ऑफ लाइफ में आपको कोशिश ये करना है कि आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना है, हर एक पर्सन को। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता है। दिस इज़ समथिंग लाइक एक बिटर ट्रुथ है कि कंसिस्टेंसी ही आपको इस एग्ज़ाम से निकालेगी। आपको कुछ पीएचडी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालने के, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपना टाइम शेड्यूल फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क एक तरह था जहाँ पे आप कुछ भी आ रहा है भेड़-चाल में पढ़ने की कोशिश करो, नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करने हैं, क्या ट्रेंड है उसको देखना है, उसके हिसाब से आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कुछ भी पढ़ने की कोशिश करोगे, हर एक टॉपिक को पीएचडी की तरह कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, उसमें एकदम घुस जाओगे, गूगल में सर्च कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में, जब आपको पता है कि इतने सारे पीवाईक्यू आपने एनालिसिस कर लिए, इतना डीप में पूछ ही नहीं रहा है, तो उस एरिया में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस एरिया में आपको लगता है बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है, वहाँ पे आपको जो है आपको सर्च करो, उसके नोट्स वगैरह बनाओ। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट आपको इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कुछ भी अगर आ गया ना, तो मैं कुछ भी वहाँ पे लिख के ज़रूर आऊँगा। ठीक है, वो मैं ब्लैंक तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जितनी नॉलेज मुझ पर है उस हिसाब से मैं कुछ तो लिख के आऊँगा ना। तो इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना है आपको, और इम्प्लीमेंटेशन वाला जो फेज़ है उसको आपने अगर स्ट्रांगली हैंडल कर लिया, मैं कहती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपका यूपीएससी कहीं नहीं गया। अगर आप किसी पर्टिकुलर फ़ेज़ में अगर जो है जो भी आपको लैक हो रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाला आपका फ़ेज़ है, बिकॉज़ ये एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ पे हर एक बंदा ड्रेन आउट हो जाता है यार, क्योंकि कोई कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाता है, क्योंकि हर एक पर्सन बोलता है ना तो कंसिस्टेंट रहो। नॉर्मली पर्सन जो है गिव अप कर देते हैं 1-2 दिन के बाद ही, उनको ऐसा लगता है ओ माय गॉड यार, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ, मैंने तो कोई ब्रेक ही नहीं लिया है, मैं तो कहीं घूमने भी नहीं गया यार, मेरी तो हॉबी ये थी, मेरा तो ये था। मैं मतलब आप खुद अपने आप में एकदम सरप्राइज हो जाते हो कि आप इतने दिन से इतने कंसिस्टेंट कैसे हो। द मोमेंट आपने फिर वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मेन गोल यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और टारगेट्स को हमेशा छोटा बनाओ। जैसे कि आप टाइम शेड्यूल बनाओगे कि 1 घंटा मैंने पॉलिटी किया है, 1 घंटा मैंने हिस्ट्री किया है, तो मान लो आपने पूरे दिन में थोड़ा चीज़ें सब कर ली हैं। अब आपका मेन गोल क्या है कि जब रात में सोने से पहले आप 1 घंटा निकालो, जो भी चीज़ आपने रिवाइज़ करी उसे एक बार A4 शीट में बस रिकॉल करने की कोशिश करो। पूरा का पूरा रेप्लिकेट आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है, बट उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे। लाइक आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट पढ़ा, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, उसकी पावर्स क्या है, कहाँ किनके नेरे में काम करता है, किनको अपॉइंट करता है, फंक्शंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, बस एक शॉर्ट में होता नहीं है, ऐसे करके आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो। बिकॉज द मोमेंट आप चीज़ों को रिकॉल करते हुए जाओगे, आपको उतना मेमोरी, आपका जो रिटेंशन है आपकी बढ़ती चली जाएगी। प्रॉब्लम हमारा ये भी होता है कि हम चीज़ों को पढ़ते ज़रूर है, हमने पढ़ लिया सब कुछ, हमने रिकॉल किया नहीं, फिर अगले दिन हमने कुछ और सब्जेक्ट कर लिया, उसको भी हमने रिकॉल नहीं किया। तो ऐसे करते करते हमारे माइंड के अंदर बहुत सारा डाटा तो है, बट वो डाटा एकदम से जो है बेसिकली अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हुआ है। 1 हफ्ते बाद जब आप फिर से लक्ष्मीकांत उठाओगे, फिर से आप प्रेजेंट पढ़ोगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, मैंने तो अभी पढ़ा था, मुझे तो क्लियर ही नहीं है। बिकॉज क्यों, आपने उसको रिकॉल नहीं किया, आपने उसको याद नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ पैसिव लर्निंग की तरह उसको कर लिया। आपने नॉर्मल जो हम रीडिंग करते हैं ना चैप्टर्स की, वैसे ही आपने उसको रीडिंग करके छोड़ दिया है। आपने अच्छे से उसको समझा नहीं, आपने उसको रिकॉल नहीं किया, आपने उसकी MCQ सॉल्व नहीं किया, आपने उसका आंसर नहीं लिखा। देखो कोई भी टॉपिक आपके पास हो, उस टॉपिक को अगर आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप उसकी एक रीडिंग करो, सेकेंड टाइम रीडिंग करो, जो भी हाईलाइट वगैरह वो करो, थर्ड टाइम पे आप उसे एक शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप देखोगे उसको आप जो है रिकॉल करो। ठीक है, उसके MCQs वगैरह का अटैम्प्ट कर लो, और उसका एक कोई भी मेंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, द मोमेंट आप देखोगे कि आपने एक टॉपिक का इतना सब कुछ कर लिया, आपने उसकी रीडिंग कर ली, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके A4 शीट में शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर आप उसको डेली रिकॉल कर रहे हो, MCQ सॉल्व कर रहे हो, आप उसका आंसर लिख रहे हो, तो वो टॉपिक आपके हाथ से नहीं जाएगा। मतलब मैं कहती हूँ आप उस टॉपिक में एकदम मास्टरी आप कर लोगे।
बस कोशिश यही सब चीज़ें क्या है, हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जो चीज़ हमसे हो नहीं पाती। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि टारगेट अपने भले ही आप छोटे रखो, ज़्यादा चीज़ें नहीं कंप्लीट करनी है। कोशिश करो पॉलिटी का एक चैप्टर आज कर लिया तो दूसरा चैप्टर कल कर रहे हो। अगर आप सोचो कि पॉलिटी के 30 चैप्टर भले ही वो छोटे छोटे हैं, बट 30 चैप्टर मैं आज ही निपटा दूँ, आज ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो यहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं अपने टारगेट में फेल हो जाओगे। बिकॉज 30 चैप्टर आपने कर तो लिए, बट 30 चैप्टर आप रात में रिकॉल कर पाओगे? नहीं रिकॉल कर पाओगे। आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, अगले दिन फिर उठाओगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो भी चीज़ हमने स्टेप ले लिया है, देखो आप अगर अपने लिए हुए हर एक स्टेप पे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसको आप कहीं ना कहीं गिल्टी ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला, हमें कुछ डाउट करने लग जाते हैं खुद पे कि यार हमने यूपीएससी में आके कहीं गलती तो नहीं करी, काश हम कोई जॉब कर लेते, काश हमारी लाइफ जो है अच्छे से चल पाती है। होता नहीं है नॉर्मली, क्या ऑब्वियसली आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज से निकल के आए हो, वहाँ पे हर एक जो आपके फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट जो है स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। कुछ होंगे जो एक्टिंग में चले जाएंगे, कुछ होंगे जो म्यूजिशियंस बन जाएंगे, कुछ ड्रामा वगैरह में करेंगे, कोई कॉर्पोरेट लाइफ करेगा, कोई अपना जो है साइंस की फील्ड में जा रहा है, कोई यूपीएससी में जा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड होती है। मेन चीज़ ये है कि द मोमेंट आपने डिसाइड कर लिया है और आप उसके अंदर एंटर कर चुके हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे आप एक कॉर्पोरेट में चले गए हो, चाहे आपने जो है बेसिकली सीए बनना है तो सीए के उसमें चले गए हो, आपको मेडिकल लाइन भी आना था तो आप मेडिकल लाइन में चले गए, तो द मोमेंट आपने कोई भी फील्ड अपने लिए चूज़ कर ली और आप उसमें एंटर कर गए हो, तो इमीडिएटली बाहर मत निकलो एक दो फेलियर के कारण। अगर द मोमेंट अगर आपकी लाइफ में एक दो फेलियर्स आ रहे हैं तो अपने आप में जो है बेसिकली डाउट मत करो, क्योंकि देखो अगर आपका रीज़न जो है यहाँ पे आने का या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड में आने का वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अगर आपको फेलियर आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द मोमेंट आपने इम्प्रूवमेंट करी, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में महारत हासिल कर लोगे। बट नॉर्मली क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा अगेन इतने सारे चीज़ों से, सोशल मीडिया से या फिर इतने सारे लोगों से हम मिलते जुलते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप मिले, उसने कहा कि भाई देख यार तू तो अभी तक यूपीएससी में फंसा हुआ, अब देख मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, मेरा जो साल का पैकेज है वो कम से कम 50 लाख का है। आपने जैसे सुना कि भाई 50 लाख का पैकेज है, मैं यहाँ पे बेचारा 4 दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो आप खुद में ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। फिर आप अपनी जो ड्रीम्स है, अपने जो गोल है उसी में भटक जाओगे। फिर आप सोचोगे काश मेरा भी ऐसा हो जाए, बट इमीडिएटली आप जंप तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपए की कोचिंग में पैसा दे दिया होता है। एक अलग से आप दिल्ली जैसे शहर में आप अपना रूम लेके रह के रेंट पे लेके आप पढ़ रहे हो, इमीडिएटली आप स्विच ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उसने अपने लाइफ के 5-6 साल अच्छे से दिए होंगे, तब जाके आज वो उस पर्टिकुलर इनकम में पहुँचा है। तो अब आपको जो है उसकी इनकम दिखाई दे रही है कि भाई उसको इतना पैकेज है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई बैक एंड में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है तब वो यहाँ पे पहुँचा, और इमीडिएटली आप उसको वहाँ पे आप जंप नहीं कर सकते। अगर आपको यूपीएससी को छोड़ के किसी और फील्ड में वो आपने सोच लिए जाना है, आपने देखा कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा कुछ नहीं हुआ, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ, थर्ड में भी कुछ नहीं हुआ, फोर्थ में भी कुछ नहीं हुआ, तो अब आपका मैटर सीरियस हो चुका है। एंड नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, प्लान बी हमेशा रखो आप आफ्टर 3 to 4 अटैम्प्ट के बाद, जब आपको बिल्कुल आपको हो रहा है कि भाई मैं कुछ हो नहीं पा रहा, ना ही मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है या फिर मेन से मेरे को दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको प्लान बी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज प्लान भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर आप प्लान भी नहीं रखोगे और आप अपने 6 साल पूरे अपने यूपीएससी को दे दिए, आपकी 30 साल की उम्र हो गई, उसके बाद अगर आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो आपको इनिशियली फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर बहुत दिक्कत आएगी। और इनिशियली आप स्टार्ट करोगे, फिर आपका पैकेज जो है कम से कम 20 मतलब पैकेज इन द सेंस जो आपकी सैलरी होगी वो आपको 20,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलेगा। बहुत लोगों को तो उससे भी कम मिलता है। तो धीरे धीरे 1 लाख की सैलरी तक आते आते कम से कम आपको 5-6 साल और लग जाएंगे, तो यानी आपकी उम्र 35 से 36 तक के बीच में हो जाएगी। तो जो आपका फ्रेंड है जिसने 30 साल में ही 50 लाख का पैकेज कर लिया होगा, फिर आप उससे खुद को कंपेयर करने लग जाओगे। तो ये जो सारे के सारे जो ये आपके माइंड में ये जो टसल चल रही होती है कि मैं क्या करूँ, मतलब फ्रेंड को देखूँ, उसके सक्सेस को देखूँ, कितना कमा रहे हैं वो देखूँ, कितना ज़्यादा ये लाइफ एंजॉय करिए देखूँ, या फिर अपने पढ़ाई पे फोकस करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि द मोमेंट आप यूपीएससी में एंटर कर गई, तो ये जो आपका ये जो फ़ोन है, भले आपने एक एप्पल का फ़ोन ले रखा हो या नॉर्मल फ़ोन है, इस फ़ोन को सबसे पहले तो आप स्विच ऑफ कर दो।
ठीक है। स्विच ऑफ इन द सेंस कि जो भी आपकी फ्रेंड्स लिस्ट है वहाँ से 1-2 साल के लिए कट जाओ। कोई भी सोशल मीडिया, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम है, इवन यूट्यूब भी क्यों ना हो, ठीक है। यूट्यूब ऑल्दो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पर डालो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उससे कंटेंट मिल जाती है, तो वहाँ तक आपका सही है। बट आप यूट्यूब खोल रहे हो कुछ पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बजाय आपको वहाँ पे यूट्यूब इस तरह का एल्गोरिथम बनाता है कि आप सर्च कुछ और करने जा रहे हो, कुछ और चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आप, क्योंकि देखो आजकल तो वैसे भी रील्स का ज़माना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगा कि भाई मैंने 2 घंटे बढ़िया सी पढ़ाई कर ली है, अब मैं हो गया हूँ, मतलब अब मैं थोड़ा सा थका हुआ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, तो नॉर्मली आप ब्रेक लेने का मेन रीज़न क्या होता है, अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स करना। बट हमारे लिए अब क्या बन चुका है ब्रेक लेने का मतलब कि चलो फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में स्पेशली के रील्स देखते हैं। इंस्टाग्राम भले आपने हटा दिया, बट जो यूट्यूब की रील्स है वो भी अगेन आपको परेशान कर रही है। आपने 1 रील देखी, 2 रील देखी, ऐसे रील देखते देखते आपको जो 10 मिनट का ब्रेक था वो कब 1 घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। इनिशियली तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये भी रील आ रही है, फ़ायदेमंद है मेरे लिए, अरे यार ये वाली रील तो और अच्छी है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी है, ये है। और जैसे आपके 1-2 घंटे यहाँ पे वेस्ट हुए, फिर आपको इतना गिल्टी महसूस होगा, इतना गिल्टी महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो 2 घंटे वापस अब कभी नहीं आएंगे, वो एक हिस्ट्री में कहते हैं ना कैद होके रह गए हैं। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना सबसे पहले तो ये सारे जो सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक्सेस ऑफ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ से खुद को बेसिकली वहाँ से खुद को निकाल लो, ठीक है। द मोमेंट आपने ये सारी चीज़ें अपने जो है बेसिकली शेड्यूल से निकाल ली हैं, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पहुँचेगा, बिकॉज तब आप देख ही नहीं रहे हो सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा नया गाना लॉन्च हो रहा है, कौन सी न्यू मूवी आ रही है, या फिर आपका फ्रेंड ने अभी इंस्टाग्राम में इटली में घूम रहा है, या फिर आपका फ्रेंड का इतना पैकेज आ रहा है, किसी फ्रेंड की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे घूमने जा रहा है, कोई वहाँ पे घूमने जा रहा है, कोई मालदीव से घूमने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें इनफैक्ट तब होगी जब हम इन चीज़ को देखते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वाली बात है, जिस चीज़ से आप अफेक्ट हो रहे हो उसको आप कंटिन्यूसली देखते जाओगे तो आपका इफेक्ट होना तो लाजमी है। द मोमेंट आप उस चीज़ से कट आउट कर देते हो खुद को, तो वो चीज़ आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं ना क्या हो रहा है। आपका जो कहते हैं ना जोन होना चाहिए, वो सिर्फ इतना होना चाहिए माइंड का, जहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी मदर फादर किस तरीके से हैं, उनकी हेल्थ कैसे चल रही है, आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, और जो आपके इमीडिएट जो क्लोज़ रिलेशन है जिसके साथ आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, आपके दादा दादी हो गए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ उतना तक आपको सीमित रखना है। उसके अलावा आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड ने क्या कर लिया, आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं, किसने कौन सा स्टेज ऑफ एग्ज़ाम निकाल लिया, कौन मेंस तक पहुंच गया है, कौन इंटरव्यू में कर रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ पे खा रहा है, किसके पास क्या नोट्स है, ये सब जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट आपने अपने माइंड को रिस्ट्रेन कर दिया, उसको कह दिया कि भाई मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा आधा मुझे सोचना भी नहीं है, तो वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन जितनी कम चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी ना, उतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है, क्योंकि ये स्टेज जो है यूपीएससी की ऐसी है कि माइंड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्री रखना है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अपने माइंड में डालना है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड वो चीज़ें आपको उससे दूर रखनी है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ पहले ही समझ जाते हैं, तो पहले ही मतलब यूपीएससी में आने से पहले ही वो अपना सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर देते हैं। इवन अपना जो नॉर्मल फ़ोन भी होता है वो एकदम कीपैड वाला जो पुराना टाइप का फ़ोन है उसको यूज़ करते हैं नॉर्मल कॉलिंग के लिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल मानते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार सोशल मीडिया से क्या ही जाना, मैं तो साथ साथ पढ़ ही लूँगा, मैंने देखो ना कॉलेज भी निकाल लिया है ऐसे ही, और मैंने ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम भी ऐसे निकाल लिया, तो ये भी निकल ही जाएगा। बट नहीं, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। स्पेशली जो कॉलेज में आपने जो सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम दी वो भी डिफरेंट है, बिकॉज़ वहाँ पे हर 6-6 महीने में सेमेस्टर होता था और 3-4 चैप्टर ही पूछे जाते थे, उसको आपको लर्न करना है, और 5 क्वेश्चंस होते थे, उसको आपको आंसर करना है, तो बहुत ईजी है कॉलेज का एग्ज़ाम निकालना। बट यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जहाँ आपको 365 डेज़ कंसिस्टेंटली बैठना है, स्मार्ट वर्क करना है,
फिर आपका एक प्री की स्टेज आएगी, वहाँ पे आप फॉल कर सकते हो, उसके चांसेस भी होते हैं। फिर अगेन फिर से इसको रीस्टार्ट करना है। प्री निकल गया तो फिर मेंस के लिए आपको लड़ाई करनी है, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू के लिए लड़ाई करनी है, इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर से वापस से अपनी साइकिल स्टार्ट करनी है। तो ये जो यूपीएससी की जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपको एकदम कंजर्व करके यहाँ पे रहना है। इसलिए कोशिश करनी है कि जितनी भी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सब से आपको जो है स्टार्टिंग में ही दूर हो जाना है। बिकॉज़ अगर आप ये सोचते हो कि पूरे 6 महीने मैंने निकाल लिए जो है सोशल मीडिया के साथ, अब बाकी के जो 6 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के उसमें मैं बंद कर दूँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, पहुँच जाओगे। बट वही है ना, आपने 6 महीने तो आपने वेस्ट कर दिए। बाकी 6 महीने में आपको पूरे के पूरे 1 साल का चीज़ें कवर करनी है। ऑलरेडी जो आपसे आगे हैं, ऑलरेडी वो बच्चे जो ऑलरेडी अपना सोशल मीडिया बंद करके बैठे हुए थे, वो आपसे 6 महीने आगे की तरफ चल रहे हैं और आपको अपने ये वाले 6 महीने तो कवर करने ही करने हैं, जो और जो 6 महीने आपके वेस्ट हो गए वो भी कवर करने हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आज ही राइट नाउ जो है बेसिकली 9 जुलाई है 2025 है, और नेक्स्ट यूपीएससी जो है प्रीलिम्स वो आपको देखने को मिलेगा 25 मई 2026 है। तो बहुत कहते हैं ना हाईली क्रूशल टाइम अभी चल रहा है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है खासकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने अपना पूरा का पूरा मेंस रेडी कर लिया, यानी कि अपना GS 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 वगैरह, साथ साथ ऑप्शनल में अपनी कमांड कर ली, ऐसे आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। इंटरव्यू के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि इंटरव्यू में आपको पर्टिकुलर हॉबीज़ वगैरह पूछते हैं, तो वो आप अभी से रेडी करके रख लो। बिकॉज़ जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इस बार जो डैफ जो था पहले ही भर लिया गया था, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी अपनी हॉबीज़ लिखने में, जिनके पास हॉबीज़ नहीं है। ठीक है, किसी ने लिख दिया कि मैं रीडिंग करता हूँ, किसी ने लिख दिया मैं डांसिंग करता हूँ, किसी ने लिख दिया मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ठीक है, जो चीज़ आप करते हो वो चीज़ लिख लिया आपने, बेटर है। पर जो चीज़ें आपने आज तक कभी करी ही नहीं है उनको आपने लिख दिया, तो फिर कहीं ना कहीं प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, जुलाई का महीना चल रहा है, दिसंबर तक आपको खुद को इतना ज़्यादा मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो आप अभी अचीव कर लो। पूरा का पूरा मेंस रेडी कर लो, ऑप्शन रेडी कर लो, ऐसे में अपनी कमांड लेके आ जाओ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉवेल्स। देखो, अगर नॉवेल्स आपकी हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पढ़ो। अगर आपकी हैबिट नहीं है फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ो। ठीक है, ठीक है। हॉबी अगर है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज नॉवल पढ़ने से क्या होगा, पहली बात आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, दूसरा आपको मतलब आप बेसिकली सीख पाओगे कि इतना कम टाइम में कैसे मुझे रीडिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपका नॉवल पढ़ते टाइम आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो गई तो जब आप पेपर देने जाते हो, जब खासकर CSET आता है, तो वहाँ पे आपको जो डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं वहाँ पे आपको कम टाइम मिलेगा। तीसरा, आपको राइटिंग स्किल पता चलेगी कि एक ऑथर जब लिखता है ना, किस पर्टिकुलर स्किल के हिसाब से लिखता है। आपको वोकैबलरी की नॉलेज होगी, ठीक है, कैसे लिखी जाती है। बहुत अच्छे आपको कोट्स वगैरह, पॉइंट वगैरह मिल सकते हैं जो आपको ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बिकॉज ऐसे में आपको जो है एनेक्डोट वगैरह लिखने पड़ते हैं, तो वहाँ से भी आपको एनेक्डोट मिल सकते हैं। तो एक ऐसी दवाई जिससे आपका सब कुछ ठीक हो रहा है, लाइक नॉर्मली हम बोलते हैं पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई होती है जो हर एक चीज़ को आप यूज़ कर लो। कुछ लोग उसको बुखार में, जुकाम में, सब में खाते हैं। मतलब इज़ एक यूनिवर्सल टाइप की, हर घर में पैरासीटामोल होती है, मतलब हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए। बाय द वे, जब भी आपको कुछ हो तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि पैरासीटामोल खाने से बहुत ज़्यादा आपका जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आपका हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप उसका मेडिकेशन उस हिसाब से लें। ठीक है, बट मैं आपको जो है रेफरेंस दे रही हूँ कि जिस तरीके से पैरासीटामोल हर एक दवाई में असर करती है, उस तरीके से नॉवेल्स वगैरह जो होती है, रीडिंग वगैरह जो होती है, वो काफ़ी कह सकते हैं नॉर्मल देखने में देखा जाए तो एक नॉर्मल किताब ही है। वो 150 पेज की किताब है। अगर आप रोज़ भी 3 से 4 पेजेस पढ़ते हैं तो आपका मतलब कह सकते हैं ना, आपका जो टाइम है वो अच्छे से आप यूटिलाइज़ भी करें। नॉर्मली क्या होता है, 24 घंटे बोले जाते हैं पढ़ने के लिए, बट आप 24 के 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हो। मान लो आपने 3 घंटे अच्छे से पढ़ा, फिर आपको थोड़ा बोरियत फील हुई, फ़ोन में जाने से बजाय अगर आप नॉवल उठा लो, वहीं उसके 3 से 4 पेज पढ़ो, तो आपको रिफ़्रेश ऑलरेडी फील हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगेन जैसे कि मैंने बताया, आपका रीडिंग स्किल अच्छे से होगा, आपका राइटिंग स्किल पता चलेगी, आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, अच्छे से इंग्लिश आपकी बढ़ेगी, कैसे लिखना चाहिए, क्या होता है। मतलब इतनी सारी बेनिफिट्स अगर किसी एक चीज़ में हैं तो वाई नॉट हम इसको स्टार्ट कर दें।
तो आज से आपको कोशिश करना है कि कोई भी एक नॉवल, चाहे वो जिसका मतलब जो भी आपको मन है, चाहे फिक्शनल हो नॉन फिक्शनल हो, बस उसे पढ़ना स्टार्ट कर लो अपने इन्जॉयमेंट के लिए। द मोमेंट आपने अपने इन्जॉयमेंट का सोर्स एक नॉवल बना लिया, ठीक है, तो आप खुद देखोगे कि आपका जो फ़ोन वगैरह खोलने की जो हैबिट है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, और आप अपनी जो भी पर्टिकुलर जो फेज़ है इस पर्टिकुलर जर्नी का, वो आप अच्छे से एंजॉय करते हुए नज़र आओगे। और बाकी खुद को कभी किसी से कंपेयर मत करो। आपने यूपीएससी जैसे जर्नी को चूज़ करके ही अपने आप को नॉर्मल लोगों से अलग कर लिया है, और जिस तरीके से आप अपनी अब आगे की जर्नी लेके चलोगे वो कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करेगी कि आप किस तरीके से आप सक्सेस हासिल करते हो, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ डाउट करना है, बट इतना भी डाउट नहीं करना कि आप मतलब उससे आगे कुछ कर ही ना पाओ। हमेशा थोड़ा बहुत डाउट रखो कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा, मेरी डायरेक्शन जो है सही है नहीं है, अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं जिस तरीके से लेके चल रहा हूँ सही है नहीं है। तो सेल्फ डाउट करना नो डाउट बहुत अच्छा है, बट गिल्टी कभी नहीं होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने क्यों ले ली या फिर मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए था। आप थोड़ा देर वेट करो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझो, जो चीज़ आपने चूज़ कर ली उसको समझो, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है देन आप स्विच ऑन करो, स्विच ऑन मतलब वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि बेसिकली कि थोड़ा सा टाइम देके अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ तो आप करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कोई भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो अपनी लैब में मान लो एक मेडिसिन को बनाना चाहता है तो वो 1 साल मेहनत करता है, 2 साल 3 साल, मतलब कभी कभी तो साइंटिस्ट को 15-20 साल लग जाते हैं तब जाके वो एक मेडिसिन की खोज कर पाता है। तो जब उस बंदे पे इतना पेशेंस है कि वो 15-20 साल लगा रहा है और अगर अपनी फैमिली से कट ऑफ हो रखा है, वो सिर्फ पूरा दिन भर लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, फिर 15 साल बाद उसको उसकी सक्सेस का जो है रिज़ल्ट मिलेगा, तब जाके उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उसका नाम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया। तो पेशेंस आपको नो डाउट, अगर आपको कोई फील्ड है उसमें आपने इतना समय इन्वेस्ट कर दिया ना तो वो आपको एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट देगी ज़रूर। बट कोशिश ये करनी कि आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तब आप उस पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचोगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं करोगे, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलोगे, तो फिर आप सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नो डाउट स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो। अगर आपको पैशन है डांसिंग करने का तो वहाँ पे भी स्ट्रगल है, सिंगिंग करना चाहते हो वहाँ पे भी स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल तो रहेगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना है कि मैं कोई भी फील्ड चूज़ करूँ तो स्ट्रगल मुझे करनी पड़ेगी इनिशियली, देन फाइनली मुझे सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी हर जगह इम्पॉर्टेंट है। मम्मी को भी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तभी वो खाना अच्छे से बना सकती है। फादर को भी कंसिस्टेंटली ऑफिस जाएंगे तभी वो सैलरी मिल पाएगी, ठीक है। आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड देन आपका विल पावर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपका मतलब मान लो अगर आप बेड में भी लेटे हुए हो, ठीक है, आप कोई मान लो फिज़िकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो और आप किसी बीमारी में आप बेड में भी लेटे हुए हो और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि भाई मुझे करना है, तो भाई साहब आप जिस कंडीशन में हो ना उस कंडीशन में भी आप कर सकोगे। और विल पावर की आपको एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो एथलीट्स हैं आपको देखने को मिलेगा, जितने फॉरेनर्स एथलीट्स हैं, इवन इंडियन एथलीट्स हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब होने के बावजूद भी वो कभी दौड़ना बंद नहीं करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करना बंद नहीं करते। इवन जिस तरह से उनकी कंडीशंस होती है उस कंडीशन में भी वो कंसिस्टेंटली जो है करते रहते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर जो अंदर से जो विल पावर आती है ना, आपकी जो इनर सोल जो आपको आवाज़ देती है कि नहीं उठ खड़े हो, अपना कोशिश करते रहो, हारना नहीं है। भले आपके पाँव पे फ्रैक्चर हो रखा है बट फिर भी आप एकदम विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि अभी मैं खड़ा हूँगा तो दोनों पाँव में दौड़ने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना है, बट मतलब विल पावर इतनी स्ट्रांग रखनी है कि द मोमेंट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा तो तुरंत आप अपना दौड़ना शुरू कर दोगे। वहाँ से आपको बैक स्टेप नहीं लोगे कि यार अब तो मेरा पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई 6 साल तक आप इस पाँव पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते, ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आके फिर आप हताश हो जाओगे, फिर आपका जो भी एम था फिर आप छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला 6 साल तक कुछ नहीं करना तो मैं एक लिमिट में रह के करूँगा, बट करूँगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे कि जिनकी फिज़िकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, किसी का पाँव बेसिकली एक्सीडेंट के कारण कट चुका है तो वो नकली जो एस्थेटिक वाला पाँव है वो लगा के बेसिकली दौड़ रहे हैं, पर दौड़ रही हैं तो बिकॉज ऑफ विल पावर ऐसी चीज़ है ना जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन को में जो भी आप कुछ हो, बट जो चीज़ आप बनना चाहते हो ना वो आपको बनने में आपकी हेल्प करेगा। आज भले ही आप 10th फेल हो,
भले ही आप 12th फेल हो, भले ही आप कॉलेज अच्छे से नहीं किया, बट अगर आपकी विल पावर है ना कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चाहे जितने मर्जी इफ़ एंड बट्स आ जाए, बट कोई आपको नहीं रोक सकता, बिकॉज विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है कि पहले आप 10th क्लियर करोगे, 12th क्लियर करोगे, एंड इमीडिएटली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आ जाओगे। जैसे कि आपने 12th फेल मूवी देखी है कि किस तरीके से उस बंदे ने अच्छे से पहले 12th पास किया, देन वो फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए, इतने सारे फेलियर्स देखने को मिले, एंड फाइनली आज वो जो है बेसिकली अच्छे से महाराष्ट्र में एक पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए विल पावर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आपके पास विल पावर रहेगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्ट्रगल को भी इंजॉय करोगे, कंसिस्टेंट आप रहोगे, तो विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि एक पिक्चर है जहाँ पे एक छोटा सा पर्सन जो है बेसिकली किस तरीके से बताता है कि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, कोचिंग जाना है, डेली रूटीन फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, रिविजन करना है, बैड हेल्थ फेस करनी पड़ती है, दैट्स रिटायरमेंट आ रहा है, लव लाइफ इफ़ एनी, आंसर राइटिंग है, ठीक है, फिर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हो। तो ये सब चीज़ें जो है हर एक एस्पायरेंट की लाइफ में देखो ये होती ही होती हैं, ठीक है। रिलेटिव का अलग से स्ट्रेस आएगा, तो नो डाउट जब आपको पता है कि हर एक बंदा इस सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, और उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो है इन सबको मैंने टैकल करके आगे बढ़ पाते हैं, तो आपको भी उन्हीं पर्सन में से एक बनना है कि नो डाउट ये सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी, बट मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। आप भले ही इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में फंस जाओ, ये जो पूरा का पूरा इस तरह से चक्रव्यूह है, आपने एंटर किया, फंस चुके हो, बट आपको पता है कि एग्ज़िट का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आपको किस तरीके से मेहनत करके यहाँ से बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा, बिकॉज इस चक्रव्यूह में जितना देर आप टिके रहोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको लगे, ठीक है, जब भी रुकने का मन करे कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो चुका है, ठीक है, अब मेरे जो कहते हैं ना पेशेंस का जो लेवल था क्रॉस हो चुका है, तो याद करना कि आपने शुरू क्यों किया था, ठीक है। ये जो वाई है ना कि मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो जो वाई आपका था उसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि द मोमेंट आपका जो वाई है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आप वापस से उसको रीस्टार्ट करोगे। नो डाउट, नो मैटर कि आपने कितना ज़्यादा फेलियर उस पर्टिकुलर फील्ड में देखा है, नो डाउट आपको क्या स्ट्रगल कैसा रहा है, नो डाउट आपको कौन कितना ज़्यादा प्रेशर कर रहा है कि बाहर निकलो, ये करो। मोस्टली क्या प्रेशर आता है, देखो अगर आपने यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दे दिए, उसके बाद फैमिली प्रेशर रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि फैमिली को आपकी चिंता हो रही है। क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि आपकी एज होती जा रही है, इस एज में आपके शादी हो जानी चाहिए थी, फिर पेरेंट्स उससे बच्चे हो जाने चाहिए थे, तो मतलब वही चीज़ है, मैरिज है, फैमिली प्लानिंग है, ये सब चीज़ें आपकी स्टेक पे लगी हुई हैं। तो ऑब्वियस है कि आपका प्रेशर होना, मतलब प्रेशर आना लाजमी है। बट अगर आपने बाकी के जो 2 अटैम्प्ट हैं उसको देने की सोची है, और आपका मन है कि मतलब इन 2 अटैम्प्ट में ज़रूर मैं निकाल दूँगा, तो इन सारे प्रेशर को आपको साइडलाइन करके फुल माइंडली फोकस करना होगा, और अपने वाई पे फोकस करना पड़ेगा कि क्यों आपने ये स्टार्ट किया था। आपका जो एम है आईएएस बनने का सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, आपको लिटरली सोशल सर्विस करनी है, आपको लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे मेहनत करोगे। द मोमेंट आपका मेहनत अगर सही डायरेक्शन में है ना, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अल्टीमेटली फिर आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नो डाउट हर एक पर्सन अपनी लाइफ में ये जो पर्टिकुलर एज है, ये जो मैरिज है, ये जो फैमिली है, बच्चे हैं, इन सब की विशेष साइकिल में हर कोई बंदा फंस जाता है, ठीक है। बट कोशिश ये करनी है कि आपको नहीं फंसना इन सब चीज़ों में। आप एक शांत कमरे में बैठ के अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अपना डेली रूटीन फॉलो करो, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन गोल्स को अचीव करो, हेल्थ पे प्राइमरी फोकस करो, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, कि गॉड हमेशा उस पर्सन के साथ हैं जिन्होंने हमेशा अपने लिए जो है अच्छे से किया है, हमेशा जिसने मेहनत अच्छे से करी है ना, तो गॉड ने उसके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो गॉड के प्लान्स हमारे प्लान से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अपनी तरफ से हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक बार जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो भी आपने किया है उसको एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई मैं भी ये चाहूँगी कि आप जो है रिकॉल करें जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं या फिर जो चीज़ें समझी हैं। तो मैंने जो आज को समझाने की कोशिश की, सबसे पहले ये चीज़ कि अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, देन उसका सलूशन निकालो,
एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है। अब मेन चीज़ है, सब कुछ आपने कर लिया, अब हम इसको कैसे फर्दर, हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो अपना टाइम शेड्यूल आपको बनाना है। ठीक है, बेसिकली टाइम शेड्यूल आपने एक बार बना लिया कि कब आपको उठना है। मान लो 4 AM आपने उठना है, उसके बाद थोड़ा सा आप कुछ बेसिकली लर्न कर सकते हो ऐसी चीज़ें। देन आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, और शॉर्ट टारगेट्स रखने हैं। ठीक है, और ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, R&D रिसर्च नहीं करनी है ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे पहले आपकी YQ को देखो, सिलेबस देखो क्या आ रहा है। ठीक है, देन उस पर फिर रिसर्च करो। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और किसी भी पर्सन के साथ कोई भी चैट वगैरह इन सबको सब बंद कर दो, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं करें। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपने लास्ट कुछ 1-2 दिनों में जो चीज़ें की होती हैं, आप जो चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं वही डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं पढ़ने बैठी हूँ, मुझे ध्यान में आ रहा है कि मुझे फ़ोन करना था, बिकॉज कल मैंने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, तभी वो माइंड मुझे बार बार रिकॉल करवा रहा है कि देख, कल तूने सोचा था कि तुझे आज इनको फ़ोन करना है। तो इसलिए वो ऐसे टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट फिर भी अगर मान लो कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप क्या करो, अपने पास एक A4 शीट रखो और वहाँ पे अपना डिस्ट्रैक्शन लिखते रहो। फॉर एग्जांपल, पहला डिस्ट्रैक्शन आया कोई मूवी के बारे में कि यार उस मूवी का कोई ट्रेलर आ गया, तो लिख दो यहाँ पे मूवी का ट्रेलर। फिर डिस्ट्रैक्शन आया मान लो कोई सॉन्ग, तो सॉन्ग लिख दिया। फिर डिस्ट्रैक्शन आया अगर मुझे मम्मी को बात करें तो लिख दो यहाँ पे। तो यानी कि आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि देख भाई, मैंने अपना 1 घंटा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलॉट किया हुआ है, फिर भी अगर तू मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन देगा तो देख, मैं इसको साइड में नोट करके रख रहा हूँ और मुझे याद रहेगा, तो जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी उसके बाद मैं कर लूँगा। तो माइंड को एकदम पता चल गया कि आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने उसको साइडलाइन कर दिया है। तो आप भी रिलैक्स हो गए कि भाई जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही थी आपने उसे साइड में नोट डाउन कर लिया है। द मोमेंट आपका 1-2 घंटे का जो भी सेशन है पढ़ाई का कंप्लीट होगा, उसके बाद आप देख लोगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आप कर लोगे, जो चीज़ नहीं होगी उसे साइडलाइन कर लोगे। तो ये एक तरीका है कि अपने आप को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना कि भाई डिस्ट्रैक्शन को अब मैं क्या करूँ, आ रहा है तो कोई नहीं, साइड में लिख के रख दो, बट उस दौरान वो चीज़ें मत करो। ये मत करो कि 1 घंटे का 2 घंटे का जो टाइम था पढ़ने का, उसी में बीच में फिर मम्मी को कॉल भी कर रहे हो। नहीं, पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो भी आपकी चीज़ें वो करना शुरू करना। ठीक है, देन मैंने आपको बता ही दिया, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, इकॉनमी हो, इन्वायरमेंट हो, सोसाइटी हो। ठीक है, सबका सब मेंस रेडी करना है आपको, ऑप्शनल पेपर पे फोकस करना है, पूरा का पूरा कमांड होनी चाहिए, ऐसे पे कमांड होनी चाहिए, और मेनली आपका CSET पे कमांड होनी चाहिए। तो डेली आपको सेशन से रखने हैं। और ये सब करने के बाद एक जो भी आपकी हॉबी है उस पर डेली कुछ ना कुछ करो। अगर आपकी हॉबी डांसिंग की है तो आधा घंटा आप थोड़ा बहुत डांस कर लो, सिंगिंग किया है थोड़ा सा रियाज़ कर लो, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगेगा। ठीक है, अगर आपकी नॉवेल्स वगैरह हॉबी है या नहीं भी है तो भी आपको नॉवेल्स के लिए थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम निकालना है। एंड रात में सोने से पहले आपको कोशिश करनी है कि A4 शीट का पेपर लेके जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो। ठीक है, और किसी भी चीज़ को पढ़ने का मैंने स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से रीड करो, समझो। ठीक है, उसके फिर हाईलाइट करके आप उसके नोट्स वगैरह बनाओ, फिर उसको याद करो। ठीक है, फिर उसकी एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल के बाद उसका टेस्ट दो। टेस्ट जो भी आपने दिया, चाहे MCQ का हो या फिर मेंस का, वो करो। फिर अपनी मिस्टेक्स को चेक करो कहाँ का मिस्टेक हो रही है, फिर उसको एनालिसिस करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, फर्दर टेस्ट दो। जब तक आपको ना लगे आपका टॉपिक वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है तब तक आप उसका टेस्ट देते रहो। द मोमेंट आपको लगेगा कि अब मुझे फाइनली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपको पूरी की पूरी कमांड उस पर आ चुकी है, देन आप उसको फिर दूसरे टॉपिक पे जाओ। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड द मोमेंट आपने ये सारे फैक्टर्स अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इन सब में से, फ़ोन जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड में करना है। इन साइड डिस्ट्रैक्शन को साइड में करो, मेन फोकस जो आपका है, सामने आपका टाइम टेबल है, उसको हमेशा फॉलो अप करते रहो। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई भी आपका इशू आ रहा हो पढ़ाई के दौरान, आप मुझे बताइए।
मैं आपको ज़रूर उसका सलूशन बताऊँगी। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप उसको बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन प्रॉब्लम्स का सलूशंस दूँ, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस हासिल करें।